हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में हमें एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है और हमें उसके अंदर जो भी लार्जेस्ट रेक्टेंगल बन सकता है उसका एरिया रिटर्न करना है। जैसे ये हमारा हिस्टोग्राम है, ये हमें एक एरे की फॉर्म में दिया हुआ है। एरे की फॉर्म में कैसे दिया हुआ है? हमें एक एलिमेंट दिया हुआ है और उसकी हाइट दी हुई है। हमें बोला है कि हमारे पास 6 बार्स है। फर्स्ट बार की हाइट 2 है, सेकंड की 1, थर्ड की 5, फोर्थ की 6, फिफ्थ की 2, सिक्स की 3। इस तरह से ये हमारा हिस्टोग्राम बन रहा है। अब अगर हम इसके अंदर रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करें तो एक रेक्टेंगल तो हमारा क्या बनेगा? ये 2 वाला बनेगा। अगर हम 1 के साथ देखें तो हम क्या बना सकते हैं? ये पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इतनी विड्थ ले सकते हैं और हाइट हमारी 1 हो जाएगी। हमारा एरिया क्या होता है? विड्थ इंटू में हाइट। तो हमारी इस केस में विड्थ कितनी हो गई? 6 हो गई। और हाइट कितनी हो गई? 1 हो गई। इस 1 वाली बार के साथ हम 1 हाइट और 6 विड्थ का एक रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसका एरिया कितना आएगा? 6 आएगा। सिमिलरली अगर हम इस 5 को देखें, इसके साथ हम ये 2 विड्थ का एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। 2 इंटू 5, इसका एरिया कितना आएगा? 10। अगर हम इस 6 का देखें तो हम केवल ये एक बार का रेक्टेंगल बना सकते हैं। इसका एरिया कितना आएगा? 6 इंटू 1, 6। फिर अगर हम इस 2 को देखें, 2 के साथ हम 4 विड्थ का एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो हमारा 4 इंटू 2 8 एरिया आ जाएगा। 3 वाले के साथ देखें तो ये किसी और के साथ कंबाइन नहीं हो सकता, केवल हमारा यही रेक्टेंगल बन सकता है। तो 3 इंटू 1, 3, इतने का एरिया आ जाएगा। तो जो भी इन रेक्टेंगल में सबसे मैक्सिमम एरिया आएगा वो हमें रिटर्न करना है। हमारा मैक्सिमम एरिया क्या रहा है इस वाले के लिए? 5 इंटू 2, 10। ये 10 हमें रिटर्न करना है। नाउ अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं? हम हर एक बार को कंसिडर करें और उसके साथ देखें कि हम सबसे बड़ा एरिया क्या बना सकते हैं। हमारी हाइट तो जो बार हम कंसिडर कर रहे हैं वो हो जाएगी। इस हाइट के साथ हम मैक्सिमम रेक्टेंगल कितना बना सकते हैं, बेसिकली अपनी विड्थ को कितना इंक्रीज कर सकते हैं ताकि हमारा एरिया इंक्रीज हो जाए। इस 2 के साथ देखें तो हम कुछ नहीं कर सकते। राइट में से छोटी बार है, लेफ्ट में इसके कोई बार है ही नहीं। इसके लिए हम विड्थ को इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर हम इस 1 को देखें, लेफ्ट में इससे बड़ी एक बार है, फिर उसके बाद नहीं है। राइट में देखें सारी इससे बड़ी है। हम एंड तक, स्टार्ट से लेकर एंड तक इसकी विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम 5 को देखें, लेफ्ट में तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते, इससे छोटी बार है। राइट में हम इंक्रीज कर सकते हैं कितनी? यहाँ तक, क्योंकि एक बड़ी बार है और फिर छोटी बार है। 6 के लिए देखें, ना हम लेफ्ट में इंक्रीज कर सकते ना राइट में इंक्रीज कर सकते। 2 के लिए देखें, हम लेफ्ट में भी इंक्रीज कर सकते हैं, राइट में भी इंक्रीज कर सकते हैं। वहां तक इंक्रीज करेंगे जब तक हमें लेफ्ट में कोई इससे छोटी, 2 से छोटी कोई बार नहीं मिल जाती। सिमिलरली राइट में जब तक हमें 2 से छोटी कोई बार नहीं मिल जाती, हम लेफ्ट और राइट दोनों में इंक्रीज कर सकते हैं, हमारी विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। और हमारी हाइट क्या होगी? वो भी करंट बार को हम कंसीडर कर रहे होंगे। जैसे इस केस में 2 इंटू में 4 विड्थ इतनी हम इंक्रीज कर सकते हैं। 4 इंटू 2, 8 इसका एरिया आएगा। ठीक है, केस में देखें लेफ्ट में छोटी बार है, राइट में कोई बार है ही नहीं, तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते। तो हम क्या कर रहे हैं? हम हर एक बार को कंसीडर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं इसकी बाउंड्री को हम लेफ्ट में कहाँ तक इंक्रीज कर सकते हैं, राइट में हम कहाँ तक इंक्रीज कर सकते हैं। कहाँ तक इंक्रीज कर पाएंगे? जब तक हमें इससे बड़ी या इक्वल वाली बार मिलती रहेगी। जैसे ही हमें इससे छोटी बार मिलेगी तो हम उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। जैसे इस 2 का केस देखें, लेफ्ट में हम इंक्रीज कर पा रहे थे यहाँ तक। जब हमें इससे छोटी बार मिल गई, 1 मिल गया, हम इसको फर्दर लेफ्ट में इंक्रीज नहीं कर सकते। सिमिलरली राइट में हमें यही काम करना है। जब तक हमें इससे बड़ी या इक्वल बार मिल रही है हम विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ही हमें छोटी बार मिलेगी हम विड्थ को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे और हमारा एरिया क्या आ जाएगा? जो भी विड्थ हमने इंक्रीज करी इनटू में हमारी करंट हाइट। वैसे इस 2 के लिए देखें, हम कहाँ तक इंक्रीज कर पाए? हमें फर्स्ट छोटी बार कहाँ पर मिली? 6 इंडेक्स पर मिली। और हमें लेफ्ट साइड में फर्स्ट छोटी बार कहाँ पर मिली? फर्स्ट इंडेक्स पर मिली। टोटल हमारी विड्थ कितनी थी? 4। यानी कि राइट में जो स्मॉलर मिली, राइट में जो स्मॉलर मिली माइनस में लेफ्ट में जो स्मॉलर मिली -1। 6 माइनस 1, 5 माइनस 1। ये हो गई हमारी विड्थ इंटू में हाइट। जो भी हमारी ये हाइट थी, बार की हाइट इस केस में 2 थी, वो हमारा एरिया आ जाएगा। सिमिलरली अगर इस 5 के लिए देखें, हमारी लेफ्ट में छोटी बार कहाँ पर है? 1 पर है। राइट में छोटी बार कहाँ पर है हमारी? इस फोर्थ इंडेक्स पर है। 4 माइनस 1 -1, यानी कि 2 इंटू में 5, 10। ये हमारा एरिया आ जाएगा। तो हमें राइट में छोटी बार ढूंढनी है, लेफ्ट में छोटी बार ढूंढनी है, फिर हमारी हाइट इंटू में राइट माइनस लेफ्ट -1। इससे हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं और हम एक मैक्स एरिया मेंटेन करते जाएंगे। जो भी हमें मैक्स एरिया मिलेगा वो हम रिटर्न कर देंगे। सिंपली ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या करेंगे? हम हर एक बार को कंसिडर करेंगे।
उसके लेफ्ट में देखेंगे कि इससे छोटी बार कौन सी है, उसके राइट में देखेंगे कि इससे छोटी बार कौन सी है। फिर हमारा फॉर्मूला लगाकर इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। साथ में हम एक मैक्स एरिया ये मेंटेन करके चलेंगे, जो भी हमारा मैक्स एरिया आएगा वो हम रिटर्न कर देंगे। हमने हर एक बार को कंसीडर किया। फिर हमें इसके लेफ्ट में स्मॉलर बार फाइंड आउट करनी है। हम इसके एक लेफ्ट से शुरू करेंगे। जब तक हमारी हाइट ऑफ लेफ्ट यानी कि लेफ्ट बार की हाइट हमारी करंट हाइट से ज़्यादा या इक्वल है, हमें और लेफ्ट में जाते जाना है। हम बाउंड्री को इंक्रीज कर सकते हैं, तो हम लेफ्ट को माइनस माइनस करते जाएंगे, हमारी विड्थ को लेफ्ट में इंक्रीज करते जाएंगे। अगर ऐसा हुआ कि हमारी लेफ्ट साइड की हाइट हमारी करंट हाइट से छोटी हो गई, तो हम विड्थ को फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकते, हमें लूप को ब्रेक कर जाना है। साथ में हमें क्या ध्यान रखना है कि हम बाउंड्री को एक्सीड ना कर जाए। हम लेफ्ट बाउंड्री जब तक जीरो या उससे बड़ी है, ताकि इस ऑपरेशन को परफॉर्म करे। जैसे ही हमारी यहाँ पर जीरो आएगी, यहाँ से -1 इसमें चला जाएगा। तो हमारी लेफ्ट में अगर कोई स्मॉलर एलिमेंट नहीं है, तो हमारी लेफ्ट बाउंड्री क्या हो जाएगी, -1। सेम काम हम राइट साइड में करेंगे। हम i+1 एक राइट से शुरू करेंगे। जब तक हमारी राइट वाली हाइट ज़्यादा है, हम राइट प्लस प्लस यानी कि हमारी बाउंड्री को एक्सपेंड करते जाएंगे, अदरवाइज हम ब्रेक कर जाएंगे। और ये हम कब तक कर सकते हैं, जब तक हम बाउंड्री के बाहर नहीं चले जाते। जब भी हम बाउंड्री के बाहर जाएंगे, तो हमारी राइट बाउंड्री क्या हो जाएगी, एन, जो भी हमारा लास्ट एलिमेंट था उसके इमीडिएट नेक्स्ट बार। अब हमारे पास राइट स्मॉलर आ गया, लेफ्ट स्मॉलर आ गया। हमारा फॉर्मूला क्या था विड्थ का, राइट स्मॉलर माइनस लेफ्ट स्मॉलर -1 इनटू में हाइट। ये हमारा करंट रेक्टेंगल का एरिया आ गया। इसको हम मैक्स एरिया से कंपेयर कर लेंगे, जो भी ज़्यादा होगा उसको मैक्स एरिया में स्टोर कर लेंगे, और लास्ट में हमारा जो भी मैक्स एरिया आया होगा उसे हम रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हम हर एक बार को कंसीडर कर रहे हैं हमारे एन बार से, तो हम हर एक बार को कंसीडर करें, और हर एक बार के लिए हम एक एन साइज का लूप लगा रहे हैं। हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कहाँ तक एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट साइड में देख रहे हैं कहाँ तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो वर्स्ट केस में हमारा एन साइज का लूप चल सकता है। एन इंटू एन, हमारी टाइम वेलोसिटी किस में चल जाएगी, एन स्क्वेयर में। और हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, तो हमारा स्पेस कितना आ जाएगा, ऑफ 1। नाउ हम इस एन स्क्वेयर को ऑप्टिमाइज कैसे करें, हमें हर एक बार को तो कंसीडर करना ही पड़ेगा कि इस बार के लिए हमारा मैक्सिमम रेक्टेंगल कितना बन सकता है। हम ऑप्टिमाइज किस पार्ट को कर सकते हैं, अभी हम लेफ्ट स्मॉलर और राइट स्मॉलर को फाइंड आउट करने के लिए लूप लगा रहे हैं। अगर हम इनको लूप की बजाय किसी एफिशिएंट तरीके से फाइंड आउट कर पाएँ, तो हमारा ये n वाला फैक्टर चला जाएगा और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n में चली जाएगी। तो हम इसी को ऑप्टिमाइज़ करने का ट्राई करेंगे। और इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमारी एक स्टैंडर्ड टेक्निक एक्जिस्ट करती है। हमें करना क्या है, प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट फाइंड आउट करना है। ये हमारी एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, जिसको हम मोनोटोनिक स्टैक की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मोनोटोनिक स्टैक होता क्या है, फिर हम इस प्रॉब्लम के लिए उसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। मोनोटोनिक स्टैक आपके क्या होते हैं, जिसके अंदर आप स्टैक में एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही इंसर्ट करते हो, आइदर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। इस तरह से हमारे पास दो टाइप के मोनोटोनिक स्टैक होते हैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक का क्या काम है, इसमें आप एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर करते हो। स्टैक के अंदर आप एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर करते हो। जैसे मान लो अभी तक आपके स्टैक में एलिमेंट्स इस तरह से स्टोर है, 5 4 2 1। सबसे लास्ट एलिमेंट जो इंसर्ट हुआ है वो 1 है। 1 आपका स्टैक का टॉप है। फिर अगर आपके पास थ्री, इसको इंसर्ट करने की रिक्वेस्ट आई, नॉर्मल स्टैक में आप क्या करोगे, डायरेक्ट यहाँ पर 3 को इंसर्ट कर दोगे। लेकिन इससे आप देखो आपका ऑर्डर वायलेट हो गया। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को स्टोर करना था, लेकिन 3 तो 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करते हो, जो भी 3 से छोटे एलिमेंट होंगे उनको अपने स्टैक से पॉप कर दोगे। 1 और 2 छोटे हैं तो इनको पॉप कर दोगे। अब 4 आपका बड़ा है, अब आप 3 इंसर्ट करोगे, तो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन रहेगा स्टैक के अंदर। सिमिलरली अगर आपके पास 2 इंसर्ट करने की रिक्वेस्ट है यहाँ पर, अब 2 ऑलरेडी 3 से छोटा है, तो इसको आप डायरेक्टली इंसर्ट कर दोगे। तो जब भी आपको स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करना होगा, आप क्या करोगे, उससे छोटे सारे एलिमेंट्स को पहले पॉप कर दोगे, फिर अपने एलिमेंट को स्टैक में पुश करोगे। ये हो गया आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक। इसी तरह आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक होता है। उसमें आप क्या करते हो, स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर करते हो। जैसे मान लो आपके एलिमेंट्स ऐसे थे, 1 2 4 5, ये स्टैक में पड़े थे। अब आपको 3 इंसर्ट करना है, तो नॉर्मली क्या करते, 3 यहाँ इंसर्ट करते, लेकिन आपका ऑर्डर क्या हो जाता, इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग हो जाता। लेकिन आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करके चलना है। इसके लिए आप क्या करोगे, जो भी 3 से बड़े एलिमेंट होंगे उनको स्टैक से पॉप कर दोगे, फिर अपने 3 को स्टैक में इंसर्ट करोगे।
ताकि आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन रहे। अब यहाँ पर हमें 6 इंसर्ट करना होता है, ऑलरेडी 3 से बड़ा है, तो हम इसको डायरेक्टली इंसर्ट कर देते हैं। तो हमारा कोड कैसे रहेगा? जब तक हमारा टॉप एलिमेंट हमारे करंट एलिमेंट से बड़ा या इक्वल है, उसको पॉप कर दो। जब हमारे केवल छोटे एलिमेंट्स रह जाएँ, करंट एलिमेंट को पुश कर दो। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स पर वर्क करने की बजाय इंडेक्सेस पर वर्क करते हैं। तो हमारा कोड थोड़ा-सा मॉडिफाई होके क्या हो जाएगा, टैग डॉट टॉप, ये आपको क्या देगा, इंडेक्स देगा। उस पर अगर आपको एलिमेंट चाहिए, तो आपको एरे में उस पोजीशन पर जाकर एलिमेंट मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ टैग डॉट टॉप, जो भी टॉप पर इंडेक्स है, उस पर जो एलिमेंट है, उसको हमारे करंट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। जब तक वो बड़ा या इक्वल होगा, उसको पॉप करते जाएंगे और लास्ट में हमारे करंट इंडेक्स को पुश कर देंगे। और जब आपको स्मॉलर फाइंड आउट करना हो, प्रीवियस या नेक्स्ट स्मॉलर फाइंड आउट करना हो, तो नॉर्मली आप मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक का यूज करते हो। और ग्रेटर फाइंड आउट करना हो तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक का, यानी जो फाइंड आउट करना है उसके अपोजिट टाइप का स्टैक। स्मॉलर फाइंड आउट करना है इंक्रीजिंग स्टैक, और ग्रेटर फाइंड आउट करना है तो डिक्रीजिंग स्टैक। अब हमारे एग्जाम्पल पर देख लेते हैं कि हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। हमें हर एक बार को कंसिडर करना था, और उसके बाद हमें लेफ्ट स्मॉलर फाइंड आउट करना था, राइट स्मॉलर फाइंड आउट करना था। अगर हमारे पास ये दो इंडेक्स आ जाते, तो सिंपली हम फॉर्मूला लगाकर हमारे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे, हम दो एरे मेंटेन करेंगे, लेफ्ट स्मॉलर, राइट स्मॉलर। और क्या करेंगे, हर एक इंडेक्स के लिए उसका इमीडिएट लेफ्ट स्मॉलर क्या है और इमीडिएट राइट स्मॉलर क्या है। नाउ उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या रहेंगी? जैसे अगर मैं ये 1 देखूँ, इसके लेफ्ट में तो कोई स्मॉलर ही नहीं है, या ये 2 देखूँ, इसके लेफ्ट में तो कोई स्मॉलर ही नहीं है। उस केस में हमारे लेफ्ट स्मॉलर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी? -1, हमारी आउटसाइड बाउंड्री वाला जो फर्स्ट एलिमेंट है वो। तो स्टार्टिंग में हम लेफ्ट स्मॉलर इस सारे के एलिमेंट्स को किससे इनिशियलाइज़ कर देंगे? -1 से। और सिमिलरली राइट स्मॉलर, जैसे हमारा 3 के लिए कोई राइट में स्मॉलर ही नहीं है, 2 के लिए राइट में कोई स्मॉलर ही नहीं है। इस केस में हमारा राइट स्मॉलर क्या हो जाएगा? हमारी आउटसाइड बाउंड्री का फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 6 इंडेक्स। तो राइट स्मॉलर को हम 6 इससे इनिशियलाइज़ कर देंगे। फिर हमारे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक को मेंटेन करना शुरू करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ कर दिया। पहले हम देखते हैं कि हम लेफ्ट स्मॉलर कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्टार्टिंग में हम 0th इंडेक्स पर आएँगे, तब भी हमारा स्टैक एम्प्टी है। तो डायरेक्टली हम इसको अपने स्टैक में पुश कर देंगे। हमने 0th इंडेक्स को पुश कर दिया, जिसका एलिमेंट क्या है? 2 है। हम केवल इंडेक्स को पुश करेंगे और कोड में इस इंडेक्स को एक्सेस करके उसका एलिमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ये 0 हमारा इंडेक्स हो गया, 2 इस पर एलिमेंट है। फिर हम आए 1 पर। हमें मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक मेंटेन करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी स्टैक में इससे बड़े एलिमेंट होंगे, उनको हमें पॉप करना पड़ेगा। हमारे भी स्टैक में एलिमेंट क्या है? 2 है। इसको हम पॉप कर देंगे। ये हमने पॉप कर दिया। अब हमारा स्टैक फिर से एम्प्टी हो गया। तो हम क्या करेंगे? हम इस 1 को पुश कर देंगे। इंडेक्स 1, इस पर एलिमेंट क्या है? 1। फिर हम आए 5 पर। अभी हमने देखा हमारे स्टैक में ऑलरेडी इससे छोटा ही एलिमेंट है, यानी कि हम डायरेक्टली इसको अपने स्टैक में इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इससे छोटा एलिमेंट है, 5 का इमीडिएट स्मॉलर एलिमेंट क्या हो जाएगा? जो भी ये इंडेक्स यहाँ पर पड़ा है, 5 का स्मॉलर एलिमेंट क्या हो गया? यहाँ पर अपडेट होकर 1 हो जाएगा। हम ये अपडेट कर देंगे और हमारे इस इंडेक्स को, तो जो कि कोरस्पॉन्ड किसको कर रहा है? 5 को, इसको अपने स्टैक में पुश कर देंगे। तो हमारे स्टैक में अभी ऑर्डर क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन है, 1 और 5। फिर हम आए 6 पर। अगर 6 देखें तो 1 और 5 दोनों से ही बड़ा है, यानी कि हम इसको डायरेक्ट स्टैक में पुश कर देंगे। लेकिन पुश करने से पहले क्या करेंगे? इसका इमीडिएट स्मॉलर एलिमेंट ये अपडेट करेंगे। वो किससे अपडेट होगा? जो भी हमारे स्टैक के टॉप पर पड़ा होगा। 2 पड़ा है, इससे हमारा ये इमीडिएट स्मॉलर एलिमेंट अपडेट हो जाएगा। अब हम स्टैक में इसको पुश कर देंगे। फिर अब हम आए 2 पर। 2 के लिए देखें, ये 6 और 5 दोनों ही बड़े हैं, तो हमें इन्हें स्टैक से पॉप करना पड़ेगा। अब 1 हमारा छोटा है, यानी कि 2 के लिए इमीडिएट स्मॉलर एलिमेंट क्या हो गया? जो भी अब हमारे स्टैक के टॉप पर पड़ा है, ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स। और अब हम 2 को पुश कर देंगे, हमारा फोर्थ इंडेक्स, जिसकी वैल्यू क्या है? 2। फिर अब हम आएँगे इस 3 पर। 3 के लिए देखें, ये ऑलरेडी 2 से बड़ा है, यानी कि इसको हम डायरेक्टली स्टैक में पुश कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसको हम अपडेट करेंगे। इसका इमीडिएट स्मॉलर एलिमेंट क्या है? जो भी स्टैक के टॉप पर पड़ा है, यानी कि ये 4। ये हम अपडेट कर देंगे और 3 को अपने स्टैक में पुश कर देंगे। बेसिकली इसका इंडेक्स और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये हम स्टैक में पुश कर देंगे। अब हम देखें, हमने सबका लेफ्ट स्मॉलर अपडेट कर दिया। सिमिलरली अब हमें राइट स्मॉलर को फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लेफ्ट स्मॉलर के लिए हम कहाँ जा रहे थे?
लेफ्ट टू राइट जा रहे थे। अब अगर हम हमारे एरे को राइट टू लेफ्ट स्कैन करें, हम सेम लॉजिक लगा सकते हैं। इसके लिए हमें राइट स्मॉलर फाइंड आउट करना है, लेकिन अब हम राइट टू लेफ्ट इस तरह से स्कैन कर रहे हैं, तो हम सेम लॉजिक लगाकर हमारा राइट स्मॉलर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमने लेफ्ट स्मॉलर के लिए लॉजिक लगाया, सेम लॉजिक लगाना है। बस अब हमें लेफ्ट से ट्रैवर्स करने की बजाय राइट टू लेफ्ट इस तरह से ट्रैवर्स करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे स्टैक को एम्प्टी कर देंगे ताकि हम इसी को रीयूज कर सकें। सबसे पहले हम आएंगे 3 पर, ये हमारा स्टैक एम्प्टी है, इसका इंडेक्स और एलिमेंट ये हम स्टैक में पुश कर देंगे। फिर हम आएंगे 2 पर। अब अगर हम स्टैक में देखें, हमारा इससे बड़ा एलिमेंट पड़ा है, तो हमें इसे पॉप करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करना है। अब हमने 3 को पॉप कर दिया, अब हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया। इसको हम अपने स्टैक में पुश कर देंगे। फिर हम आएंगे 6 पर। 6 ऑलरेडी हमारा 2 से बड़ा है, यानी इसको डायरेक्ट अपने स्टैक में पुश कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले 6 का राइट स्मॉलर हमें अपडेट करना पड़ेगा, और वो किससे मिलेगा, जो भी स्टैक के टॉप पर हमारा पड़ा होगा, यानी कि 4। 6 का राइट स्मॉलर इंडेक्स क्या है, ये 4। और इसके बाद हम 6 को अपने स्टैक में पुश कर देंगे, 6 का इंडेक्स और उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। फिर हम आएंगे 5 पर। अब देखेंगे स्टैक के टॉप पर 5 से बड़ा एलिमेंट पड़ा है, इसको पहले हम पॉप कर देंगे। फिर देखेंगे अब 5 से छोटा एलिमेंट पड़ा है, यानी कि 5 का राइट स्मॉलर एलिमेंट क्या हो गया, ये 4th इंडेक्स। तो ये भी हम अपडेट कर देंगे। 5 का राइट स्मॉलर क्या है, 4th इंडेक्स। और अब इस 5 को अपने स्टैक में पुश कर देंगे, 5 का इंडेक्स और इसका एलिमेंट। फिर हम आएंगे 1 पर। 1 से हमारा 5 भी बड़ा है और हमारा 2 भी बड़ा है, उन दोनों को पॉप कर देंगे। स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया, अब इसे अपने स्टैक में पुश कर देंगे। फिर हम आएंगे 2 पर। 2 हमारा 1 से बड़ा है, तो इसका राइट स्मॉलर अपडेट कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 से अपडेट कर देंगे, और इस 2 को अपने स्टैक में पुश कर देंगे। अब हमारे सारे के सारे राइट स्मॉलर अपडेट हो गए। अब हमारे पास हर एक इंडेक्स के लिए लेफ्ट स्मॉलर भी आ गया, राइट स्मॉलर भी आ गया। हम हमारा फॉर्मूला लगाकर एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे एरिया का फॉर्मूला क्या था, करंट बार की हाइट इंटू में राइट स्मॉलर माइनस लेफ्ट स्मॉलर माइनस 1। अगर हम 0 के लिए देखें, हमारी करंट हाइट क्या है, 2 है। हमारा राइट स्मॉलर क्या है, 1। लेफ्ट स्मॉलर क्या है, -1। 1 माइनस माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 1। 2 इंटू 1, 0th इंडेक्स के लिए हमारा एरिया क्या आ गया, 2 आ गया। सिमिलरली फर्स्ट इंडेक्स के लिए कितना आएगा, 6 माइनस माइनस 1 7 माइनस 1 6 इंटू में 1। ये हमारा एरिया आ गया। इसके लिए हमारा कितना आएगा, 4 माइनस 1 3 माइनस 1 2 इंटू में इसकी हाइट 5 10। फिर 4 माइनस 2 माइनस 1 1 इंटू 6, इसका एरिया कितना आ गया, 6 आ गया। 6 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि 4 इंटू 2, इसका एरिया 8 आ गया। 6 माइनस 4 माइनस 1 यानी कि 1 इंटू 3, इसका एरिया 3 आ गया। और फिर हम इसका मैक्सिमम ले लेंगे, ये 10 हमारा मैक्सिमम आ गया, और इसको हम रिटर्न कर देंगे। तो सिंपली इस प्रॉब्लम को हम ऑप्टिमाइज कैसे कर रहे हैं, हमारे मोनोटोनिक स्टैक का यूज करके। हम हर एक एलिमेंट के लिए लूप लगाकर लेफ्ट स्मॉलर और राइट स्मॉलर फाइंड आउट करने के बजाय, पहले हमारे एक मोनोटोनिक स्टैक का यूज करके लेफ्ट स्मॉलर और राइट स्मॉलर इनको स्टोर कर ले रहे हैं, और फिर हम एक सिंगल लूप लगाकर हर एक इंडेक्स के लिए एरिया कैलकुलेट कर ले रहे हैं, और उसका मैक्सिमम रिटर्न कर दे रहे हैं। हमने एक स्टैक लिया, जिसको हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक की तरह ट्रीट करेंगे। फिर हमें 2 वेक्टर लेने थे, लेफ्ट स्मॉलर और राइट स्मॉलर। लेफ्ट स्मॉलर के एलिमेंट्स की हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या रहेगी, 0 से 1 तक यानी कि -1। और राइट स्मॉलर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, 10, जो भी हमारा एरे का साइज़ है वो रहेगी। फिर हम हर एक एलिमेंट पर लूप लगाएँगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अगर हमारे स्टैक में इससे बड़ा या इक्वल कोई एलिमेंट है, तो उसको पॉप कर दो। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, और स्टैक के टॉप पर जो एलिमेंट पड़ा है, वो हमारे करंट एलिमेंट से बड़ा या इक्वल है, तो उसको पॉप कर दो। अब इस प्रोसेस के बाद स्टैक आइदर एम्प्टी हो जाएगा, या फिर स्टैक के टॉप पर जो एलिमेंट होगा, वो करंट एलिमेंट से छोटा हो जाएगा। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, उस केस में तो क्या होगा, हमारा लेफ्ट स्मॉलर क्या आएगा, -1 आएगा, जो कि ऑलरेडी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रखी है। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो जो भी स्टैक के टॉप पर एलिमेंट होगा, वो हमारे करंट एलिमेंट से छोटा होगा, और वो उसका इमीडिएट लेफ्ट स्मॉलर हो जाएगा। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो हम करंट एलिमेंट का लेफ्ट स्मॉलर अपडेट कर देंगे, किससे, हमारे स्टैक के टॉप से। और उसके बाद हमारे करंट एलिमेंट को स्टैक में पुश कर देंगे। एलिमेंट को पुश करने का मतलब है कि हम उसके इंडेक्स को पुश कर देंगे। सेम काम हम राइट स्मॉलर फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। बस इस बार हम लूप कहाँ से लगाएंगे, n-1 से 0। सबसे पहले तो हम प्रीवियस स्टैक को एम्प्टी कर देंगे, ताकि उसी स्टैक को हम राइट स्मॉलर फाइंड आउट करने के लिए रीयूज कर सके।
फिर हम n-1 to 0 का लूप लगा देंगे। अगेन हमारा सेम कंसेप्ट, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है और स्टैक के टॉप पर जो एलिमेंट है वो करंट एलिमेंट से बड़ा या इक्वल है तो उसको ऑफ कर दो। उसके बाद राइट स्मॉलर को अपडेट कर दो इससे स्टैक के टॉप से। लेकिन कब करना है? जब हमारा स्टैक एम्प्टी ना हो। अगर स्टैक एम्प्टी हो गया तो बाय डिफॉल्ट हमारी वैल्यू n उससे अपडेट है ही, और लास्ट में हमारे करंट एलिमेंट को स्टैक में पुश कर दो। सेम काम जो हमने लेफ्ट स्मॉलर के लिए किया वही किया, बस अब हमारा लूप n-1 to 0 चला। अब हमारे पास लेफ्ट स्मॉलर राइट स्मॉलर ये दोनों एरे आ गए। हमें हर एक का एरिया फाइंड आउट करना है और उसका मैक्सिमम लेना है। हम सिंपली एक लूप लगाएंगे। हमारा फॉर्मूला लगा, राइट इनटू में राइट स्मॉलर माइनस लेफ्ट स्मॉलर माइनस 1। इससे करंट एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसको मैक्स एरिया से कंपेयर करेंगे, जो भी बड़ा होगा उसको मैक्स एरिया में असाइन कर देंगे। लास्ट में हमारा मैक्स एरिया रिटर्न कर देंगे। अब इसकी हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी? यहाँ पर हमने एक n साइज का लूप लगाया और उसके अंदर हम एक while लूप लगा रहे हैं। देख के लग रहा होगा कि हमारी टाइम वेलोसिटी n स्क्वायर में जा रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो हमारे स्टैक में हर एक एलिमेंट एक बार पुश होगा और एक बार पॉप होगा, यानी कि टोटल हमारे 2n ऑपरेशंस ही होंगे। तो देखने से तो लग रहा है कि n के अंदर n साइज का लूप लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे कंबाइंड टोटल ऑपरेशन कितने होंगे? एक बार स्टैक में पुश होगा, एक बार स्टैक से पॉप होगा। टोटल हमारे 2n ऑपरेशन होंगे। सिमिलरली हमारे 2n ऑपरेशन किसके लिए होंगे? राइट स्मॉलर के लिए। और फिर लास्ट में हमारा एक ऑफ एन साइज का ऑपरेशन किसके लिए होगा? हमारे एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। टोटल हम देखें तो हमने 5 टाइम्स n इतने ऑपरेशन परफॉर्म किए, जिसको हम क्या कह सकते हैं? ऑर्डर ऑफ n। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर से रिड्यूस होके ऑफ n में आ गई। लेकिन किसकी कॉस्ट पर? अब हमें एक तो स्टैक मेंटेन करके चलना पड़ रहा है, साथ में 2 एरे मेंटेन करने पड़ रहे हैं, यानी कि हमें ऑफ n इतना एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा है। पहले हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? n स्क्वायर, और स्पेस कितना था? ऑफ 1। अब हमने ऑफ n इतना एक्स्ट्रा स्पेस यूज करके हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इसमें रिड्यूस कर दिया है ऑफ n में। नाउ अगर हम देखें यहाँ पर हम 2n लेफ्ट स्मॉलर के लिए, 1 राइट स्मॉलर के लिए और फिर सिंगल n मैक्स एरिया, इसके लिए बेसिकली 5n इतने ऑपरेशंस कर रहे हैं। नाउ इसकी एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच भी एग्जिस्ट करती है, जिसमें आप इस काम को सिंगल ऑफ एन इसमें कर सकते हो, लेकिन वो अप्रोच थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और इंटरव्यू में आपसे एक्सपेक्टेड नहीं होती। इसलिए मैं उस अप्रोच को यहाँ पर कवर नहीं करूँगा। उसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उस अप्रोच को स्किप कर दो, क्योंकि इंटरव्यू में सेम अप्रोच को रेप्लिकेट करना काफ़ी मुश्किल होगा। जबकि ये वाली अप्रोच जो हमने डिस्कस करी ये काफ़ी इंट्यूटिव है और इंटरव्यू में आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। थैंक यू गाइस।